गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 8th ऑफ मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 8th मई से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। करते हैं सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एंड हु इंट्रोड्यूस द आइडिया। विश्व एथलेटिक्स दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था और यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज 1996 एंड प्रीमो नेबियोला। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 7 मई को वर्ल्ड वाइड, और अगर हम देखें इसका ओरिजिन, फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था 1996 में, कोइंसाइडिंग विद द अटलांटा ओलंपिक्स सैनिटरी। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्रीमो निबियोला के द्वारा, द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। IAAF की अगर हम हिस्ट्री देखें, इसको फाउंड किया गया था 1912 में स्टॉकहोम में, रीनेम्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स इन 2019। ठीक है, तो 1912 में स्टॉकहोम में इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन को फाउंड किया गया था और इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स 2019 में रीनेम किया गया था। 2026 की थीम क्या है? तो इस बार की ऑफिशियल थीम रहेगी स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स, जिसमें कि फोकस यहाँ पर दिया गया है इंक्लूसिविटी, यूनिटी एंड यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एथलेटिक्स। पर्पज इसका क्या है, इस दिन का क्या रहता है सेलिब्रेट करने का? तो इस दिन encourage किया जाता है यूथ फिटनेस, स्पोर्ट्समैनशिप एंड हेल्दी लिविंग इन डिजिटल एज वेयर स्क्रीन टाइम इज हाई। ठीक है, स्क्रीन टाइम इज हाई यानी कि लोग ऑनलाइन सोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं। एथलेटिक्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सेसिबल है, जिसमें रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग आ जाता है, जो कि हेल्प करता है डिस्कवर करने में यंग टैलेंट। इंडिया की अगर हम सक्सेस देखें तो इंडिया के हमारे फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट आ जाते हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। और हिमा दास फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट अ ग्लोबल ट्रैक इवेंट वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप। और अविनाश साबले इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन 3000 मीटर स्टीपलेचेस। Next question, a 16th century Telugu inscription was recently discovered at which temple in ताड़ीपात्री आंध्र प्रदेश? हाल ही में 16वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेखक आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री में किस मंदिर में खोजा गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज बुगा रामालिंगेश्वरा स्वामी टेम्पल। एक तेलुगु इंस्क्रिप्शन जो कि लगभग 16 सेंचुरी का बताया जा रहा है, उसको फाउंड किया गया है ऑन द वॉल ऑफ द बुग्गा रामालिंगेश्वरा स्वामी टेम्पल इन ताड़ीपात्री, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। इसको जो है वो डेसिफाई किया गया है बाय मायना स्वामी, जिन्होंने कि इसको 1574 सीई और 1634 सीई का बताया है ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु साइक्लिक ईयर, जो कि बेस्ड रहेगा 1574 और 1634 सीई, बेस्ड ऑन तेलुगु साइक्लिक ईयर भावा। रिकॉर्ड जो है यहाँ पे जो है वो जो जिसमें कि ऑबिसेंस यहाँ पे पेड किया गया है बाय बासवापा सन ऑफ सतराम चेरुवुपल्ली कल्याला फ्रॉम महिमालुरु उदयगिरी सीमा टू श्री तादिपत्री रामेश्वरा देवा। काविंग जो हम देखते हैं उस जो ये यहाँ पे डिपिक्ट करती है बासावापा को और उनकी वाइफ को, नागा ईश्वरम्मा बिसाइड अ शिवलिंगा। ठीक है, तो उसमें जो वहाँ पे जो काविंग्स है उसमें यहाँ पे बासवापा और उनकी जो वाइफ है उनको जो है वो दर्शाया गया है बिसाइड अ शिवलिंगा। जो इंस्क्रिप्शन है उसमें यूज़ किया गया है रायला सीमा डायलेक्ट वर्ड पेंडुलामो। पेंडुलामो का क्या मतलब रहता है रायलासीमा डायलेक्ट में वाइफ। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो ताड़ीपात्री वाज पार्ट ऑफ पिनाबाड़ी सीमा विद इन द गुटी किंगडम ड्यूरिंग विजयनगरा एम्पायर। और जो ये प्रेजेंस है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करती है जो प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम उदयगिरी सीमा टू 220 किलोमीटर अवे, ये क्या शो करता है यहाँ पे? ये शो करता है टेम्पल्स वाइड इन्फ्लुएंस इन दैट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन मौसम अर्बन टेस्ट बेड हैज़ बीन लॉन्च इन इंडिया फॉर विच प्राइमरी पर्पज? ठीक है, तो मिशन मौसम अर्बन टेस्ट बेड, भारत में मिशन मौसमी अर्बन टेस्ट बेड किस मुख्य उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज
टू इम्प्रूव मॉनसून प्रोडक्शन थ्रू अर्बन स्केल वेदर ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग। मिशन मौसम अर्बन टेस्ट बेड क्या है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंडिया में एनहांस करने के लिए मॉनसून फोरकास्ट एट अर्बन स्केल। इसमें जो है यूज किया जाएगा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, रेन गॉजेज, रडार इनपुट्स एंड सरफेस ऑब्जर्वेशन फॉर हाई रेजोल्यूशन एनालिसिस। मिशन मौसम क्या है, ये एक इनिशिएटिव है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसमें कि यहाँ पे फोरकास्ट किया जाता है मॉनसून रेनफॉल का, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अर्बन मेथोडोलॉजी क्या है, तो यहाँ पे स्टडी किया जाएगा वेदर किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है बाय बिल्डिंग्स, रोड, हीट आइलैंड एंड पॉल्यूशन। ये हेल्प करेगा यहाँ पे सिटी लेवल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में, जिसमें फ्लड रिस्क, रेनफॉल फोरकास्टिंग एक्सेट्रा आ जाता है। मॉनसून अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून जून से लेकर सितंबर तक रहता है, जो कि प्रोवाइड करता है मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज रेनफॉल। और अगर हम देखें फोरकास्टिंग में यहाँ पे यूज़ किया जाएगा सैटेलाइट डाटा, रडार सिस्टम, ओशन एटमॉस्फेरिक मॉडल्स एंड ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1875 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, और ये यहाँ पे ऑपरेट करता है डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, रेडियो सोन्स एंड सैटेलाइट सेंसर्स एक्सेट्रा। Next question, where did IIT Madras Global Research Foundation established at its first United States Center for Deep Tech Startups in May 2026? मई 2026 में IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला अमेरिकी डीप टेक स्टार्टअप केंद्र कहाँ स्थापित किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। तो आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन इनॉग्रेट्स इट्स फर्स्ट यूएस सेंटर ऑन 6 मई 2026 इन मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया नियर सिलिकॉन वैली। ठीक है, ऑपरेशनल डेट अगर हम देखें तो सेंटर जो था वो ऑपरेशनल हो गया था 24 अप्रैल 2026 को। पर्पज़ इसका क्या रहेगा, तो इसका पर्पज़ है यहाँ पे स्टार्टअप इंक्यूबेशन, टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन, डीप टेक रिसर्च एंड कनेक्टिंग इंडियन स्टार्टअप विद ग्लोबल मार्केट, इन्वेस्टर एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लान किया गया है इन्वेस्टमेंट ऑफ $7.5 मिलियन, जिसमें कि यहाँ पे इंक्लूड रहेगा $4.5 मिलियन ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम IITM ग्लोबल। पार्टनरशिप यहाँ पे की गई है विद CA स्टार्टअप्स। फ्यूचर प्लान की अगर हम बात करें तो IITM ग्लोबल ऑल्सो प्लान अ सेकेंड सेंटर ऑन द US ईस्ट कोस्ट। Next question, which two fields were the focus of the agreement signed between India and Japan in May 2026? अभी मई में भारत और जापान के बीच में समझौते हुए हैं, तो जो समझौते हुए हैं मुख्य फोकस किन दो क्षेत्रों पर उनमें रखा गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ रिसर्च। 6 मई को इंडिया और जापान ने साइन किए दो एग्रीमेंट, जिसमें कि एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया, और जिसमें कि यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल डिवाइसेस के लिए ये साइन किया गया बिटवीन जापान से AMED और इंडियाज ICMR एंड DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेटर ऑफ इंटेंट जो था वो साइन किया गया ऑन क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन जापान कैबिनेट ऑफिस एंड इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी, ये जो एग्रीमेंट है इनका एम रहेगा स्ट्रेंथन करना कोलैबोरेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग, सिक्योर कम्युनिकेशन, मेडिकल इनोवेशन, क्लिनिकल ट्रायल एंड डिजीज प्रिवेंशन। Next question, in May 2026, the Netherlands partnered with India in which sector to promote सस्टेनेबिलिटी? अभी मई में नीदरलैंड ने भारत के किस क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज स्पाइस इंडस्ट्री। अभी 6 मई को नीदरलैंड ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप विद इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सप्लाई चेन। इंडिया क्या है ये? इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है स्पाइस का, जिसमें कि टर्मरिक, ब्लैक पेपर, कार्डेमम, क्यूमिन, कोरिएंडर, चिल्ली और जिंजर यहाँ पे आ जाते हैं। क्रूशियल रोल ये प्ले करते हैं ग्लोबल स्पाइस ट्रेड में। नीदरलैंड में रोटरडैम पोर्ट है, जो कि मेजर यूरोपियन हब यहाँ पे माना जाता है। की प्लेयर ये रहता है एग्रीकल्चर इंपोर्ट में और री एक्सपोर्ट में। कोऑपरेशन जो रहेगी दोनों देशों में वो एम्फेसाइज करेगी सोयल हेल्थ, वाटर यूज एफिशिएंसी, ट्रेसेबिलिटी, रिड्यूस कंट्रोल और रेजिड्यू कंट्रोल, सॉरी नॉट रिड्यूस, रेजिड्यू कंट्रोल एंड फेयर सोर्सिंग। इसके अलावा कॉम्प्लाइंस यहाँ पे रहेगी, कॉम्प्लाइंस विद फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन एंड फाइटोसैनिटरी रूल्स इन इज सेंट्रल टू दिस पार्टनरशिप। ये जो कोलेबोरेशन रहेगी दोनों देशों के बीच में, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके द्वारा स्ट्रेंथन किया जाएगा इंडिया का स्पाइस एक्सपोर्ट टू यूरोप वाइल इंश्योरिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस।
Next question, in May 2026, European missile manufacturers MBDA signed an agreement with Indian Air Force to establish domestic MRO capability for which missile system? मई 2026 में यूरोपीय मिसाइल निर्माता कौन है? MBDA ने भारतीय वायुसेना के किस मिसाइल प्रणाली के घरेलू MRO क्षमता स्थापित करने हेतु समझौता किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज माइका। 6 मई को MBDA जो कि एक यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने एक साइन किया है पैक्ट विद इंडियन एयरफोर्स टू एस्टेब्लिश डोमेस्टिक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मिड लाइफ ओवरहॉल MRO कैपेबिलिटी फॉर द माइका एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम इन इंडिया। ये जो फैसिलिटी है ये यहाँ पे सेट करेगी, सेटअप विल बी सेटअप ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, ये जो फैसिलिटी होगी इसका टोटल जो सेटअप रहेगा ऑपरेशनलाइजेशन रहेगी और इसकी मेंटेनेंस इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जाएगा। और जो MBDA है वो क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्रियल मशीनरी, टोलिंग, टेक्निकल डाटा पैकेजेस, ट्रेनिंग एंड स्पेशलिस्ट सपोर्ट। माइका मिसाइल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये फ्रेंच ओरिजिन की आ जाती है, कैपेबल ऑफ बोथ बियॉन्ड विजुअल रेंज एंड शॉर्ट रेंज एंगेजमेंट्स। इसको जो है डिप्लॉय किया गया था राफेल फाइटर जेट्स में एंड अपग्रेडेड मिराज 2000 एयरक्राफ्ट। ये इसको इंडियन एयरफोर्स की सर्विसेज में 2016 में लाया गया था आफ्टर द मिराज 2000 अपग्रेड प्रोग्राम। MRO और मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल की अगर हम बात करें तो ये इंश्योर करता है इंसेप्शन, रिपेयर, कंपोनेंट रिप्लेसमेंट एंड रिफर्बिशमेंट टू एक्सटेंड द ऑपरेशनल लाइफ ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who won the South Asia Regional title of Cambridge Dedicated Teacher Award 2026? 2026 का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड दक्षिण एशिया क्षेत्र के हिसाब किसने जीता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज सोमा मंडल। तो अभी 6 और 7 मई के दौरान सोमा मंडल जो कि एक साइंस टीचर हैं, GD गोइंका पब्लिक स्कूल दिल्ली, वन द साउथ एशिया रीजनल टाइटल ऑफ कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026। ये जो अवार्ड है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट के द्वारा, इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप ये है। और 2026 का जो अवार्ड है, अवार्ड जो है इसमें received 2000 plus nominations from 126 countries and 9 regional winners were selected globally। ठीक है, तो 12,000 प्लस नॉमिनेशंस आई थी 2026 के लिए 126 देशों से, और इसमें से 9 रीजनल विनर जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं ग्लोबली। सोमा मंडल को रिकॉग्नाइज किया गया है उनके क्लाइमेट फोकस्ड करिकुलम के लिए, जिसमें कि यहाँ पे उन्होंने एंगेज किया स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंटल इश्यूज और क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज़ में। एज अ रीजनल विनर उनको क्या यहाँ पे दिया जाएगा? तो उनको एक बुक दी जाएगी वर्थ €500 ट्रॉफी एंड हर नेम विल अपीयर ऑन थैंक यू पेज इन कैम्ब्रिज टेक्स्ट बुक टू बी रिलीज इन नवंबर 2026। पब्लिक वोटिंग लाइन ग्लोबल विनर के लिए 13 मई 2026 तक रहेगी और ग्लोबल विनर का अनाउंसमेंट 2 जून 2026 को किया जाएगा। Next question, in May 2026, India and the European Union launched a rupees 169 crore joint initiative under which council to strengthen EV battery recycling capacity। मई 2026 में भारत और यूरोपीय संघ ने रुपीस 169 करोड़ की संयुक्त पहल किस परिषद के तहत शुरू की है ताकि EV बैटरी रिसाइकलिंग क्षमता को मजबूत किया जा सके? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो अभी रिसेंटली 7 मई को इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया रुपीस 169 करोड़ जॉइंट इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन EV बैटरी रिसाइकलिंग कैपेसिटी। ये जो प्रोजेक्ट रहेगा ये पार्ट है इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का, स्पेसिफिकली वर्किंग ग्रुप 2 ऑन ग्रीन एंड क्लीन टेक्नोलॉजी। की स्टेक होल्डर्स इसमें कौन इंक्लूड थे? तो इसमें अजय कुमार सूद जो कि इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, और हार्वी डेल्फिन EU एम्बेसडर टू इंडिया। हार्वी डेल्फिन कौन है? यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर है इंडिया में। और ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन फोकस यहाँ पे रखा गया है रॉ मटेरियल रिकवरी, जिसमें कि लिथियम, कोबाल्ट और निकल आ जाता है, और रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल रिस्क एंड सपोर्टिंग क्लीन एनर्जी गोल्स। जॉइंट पायलट लाइन जो इंडिया में वो क्या करेगी? टेस्ट करेगी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी एट इंडस्ट्रियल स्केल इन्वॉल्विंग रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्रीज। Next question, in May 2026, a scientist discovered microbial life 2 meter underground in which desert often studied as a Mars analog।
मई 2026 में वैज्ञानिकों ने किस रेगिस्तान में 2 मीटर भूमिगत सूक्ष्म जीवन की खोज की है जिसे अक्सर मंगल ग्रह के समान माना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज अटाकामा डेजर्ट। So, अभी recently on 7th of May, researchers reported the discovery of a microbial ecosystem containing bacteria, archaea and DNA 2 meters below the surface of Atacama Desert in Chile. Atacama Desert क्या है? ये driest hot desert है अर्थ के ऊपर, located in northern Chile, including regions like Yungue Valley. ये वाइडली इसको जो है वो स्टडी किया गया है एस्ट्रोबायोलॉजी में, बिकॉज इट्स हाइपर एरिड क्लाइमेट, हाई सोलर रेडिएशन एंड लो ऑर्गेनिक कंटेंट रिजेंबल कंडीशंस एक्सपेक्टेड ऑन मार्स। ठीक है ना, तो जैसी कंडीशंस मार्स के ऊपर रहती है वैसी ही कंडीशन यहाँ पे स्टडी की गई है। अर्लियर स्टडीज में यहाँ पे फाउंड किया गया है माइक्रोबियल लाइफ विद इन द टॉप 30 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल। बाद में जो है इसको लेटर एक्सटेंडेड टू 4 मीटर डेप्थ इन सम लोकेशंस। अब क्या हुआ है, यहाँ पे एक इंटरनेशनल टीम है जिसको कि लीड किया गया बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज एंड ऑल्सो आइडेंटिफाइड निमाटोड्स, माइक्रोस्कोपिक राउंड वॉर्म्स इन अटाकामा सोयल विद इन 112 सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम 6 रीजन्स रिवीलिंग 36 जेनरा फ्रॉम 21 फैमिलीज। ये जो डिस्कवरी है ये क्या यहाँ पे हाईलाइट कर रही है, ये यहाँ पे हाईलाइट कर रही है रीसाइलेंस ऑफ लाइफ इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट एंड strengthen astrobiology research on the origin, evolution and distribution of life in the universe. Next question. According to NCRB 2024 data, which metropolitan city recorded the highest number of crimes against children and crimes committed by juveniles? NCRB 2024 के आंकड़ों के अनुसार किस महानगर में बच्चों के खिलाफ अपराध और किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज दिल्ली। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डाटा 2024 shows that Delhi recorded the highest number of crimes against children and crimes committed by juveniles among metropolitan cities. क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन अगर हम देखें तो इसमें दिल्ली में जो है वो दिल्ली में रजिस्टर किए गए हैं 7,662 केसेस इन 2024 कंपेयर टू 7,769 2023 में और 7,468 2022 में। क्राइम रेट यहाँ पे 138.4 केसेस पर लाख चाइल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे रहेगा दिल्ली में, विच इज़ ओवर 3 टाइम्स द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज कितनी है? 42.3। किडनैपिंग एंड अबडक्शन की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट शेयर यहाँ पे रहेगा विद 5,404 केसेज इन दिल्ली कंपेयर टू 1,831 केसेज इन मुंबई एंड 1,136 केसेज इन बेंगलुरु। ये जो ऑफेंसेस रहेंगे इनको कवर किया गया अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 विच रिप्लेस द आईपीसी फ्रॉम 1 जुलाई 2024। जुवेनाइल क्राइम्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं 2,306 केसेस 2024 में, स्लाइटर हायर देन 2,278 इन 2023। जुवेनाइल क्राइम रेट यहाँ पे जो है वो रहेगी 42 केसेस पर लाख माइनर। मेजर ऑफेंसेस इंक्लूडेड थेफ्ट, स्नैचिंग एंड अटेम्प्ट टू murder. Next question. In May 2026, South Korea introduced its first humanoid robot monk named Gabi at which temple? मई 2026 में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला मानवाकृति रोबोट भिक्षु गाबी किस मंदिर में प्रस्तुत किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज बोगिएशा टेम्पल। तो अभी 6 मई को साउथ कोरिया ने इंट्रोड्यूस किया अपना फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट मॉन्क गाबी ड्यूरिंग अ बुद्धिस्ट सेरेमनी एट जोगिएशा टेम्पल इन सियोल। ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया जोगिएशा ऑर्डर ऑफ कोरियन बुद्धिज्म अहेड ऑफ बुद्धाज बर्थडे। कब होगा बुद्धा का बर्थडे? 24 मई 2026 में। ह्यूमनॉइड रोबोट गाबी की अगर हम बात करें तो ये जो स्टैंड इसकी लेंथ अगर आ जाएगी तो ये 130 सेंटीमीटर टॉल ये रहेगा, ड्रेस्ड इन ग्रे एंड ब्राउन बुद्धिस्ट रोब्स। Gabi bowed to senior monks, pledged devotion and received the dharma name Gabi from Siddhartha plus Korean word Jabi meaning mercy. Next question. Which city will host the 22nd Commonwealth Table Tennis Championship scheduled from 27th July to 2nd August 2026? 22वां कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा, किस शहर में आयोजित होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज दिल्ली। तो अभी 7 मई 2026 को अनाउंस किया गया है दैट दिल्ली विल होस्ट 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप
फ्रॉम 27 जुलाई टू 2 अगस्त 2026, 7 डे इवेंट ये रहेगा। वेन्यू इसका क्या है, त्यागराज स्टेडियम दिल्ली, जो कि एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स वेन्यू यहाँ पे रहता है अपने होस्टिंग और ये अपने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट करने के लिए जाना जाता है। ऑर्गेनाइजर कौन रहेंगे इसके, तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा ज्वाइंटली बाय दिल्ली गवर्नमेंट एंड टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस टीम्स की अगर हम बात करें पार्टिसिपेंट की, तो 35+ कॉमनवेल्थ कंट्रीज इसमें रहेगी, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड सिंगापुर। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप क्या है, ये एक कॉन्टिनेंटल कंपटीशन यहाँ पे रहता है फॉर मेंबर नेशंस ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, जिसमें 56 मेंबर स्टेट्स आ जाती हैं। टेबल टेनिस ओलंपिक स्पोर्ट्स बना था 1988 में सियोल ओलंपिक्स के दौरान, और जो ये इवेंट है ये लिंक्ड है विद इंडियाज विजन ऑफ 2036 ओलंपिक मिशन, शोकेसिंग इंडियाज स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल होस्टिंग कैपेबिलिटीज। Next question, India signed a participation agreement with FIFA to play in which newly introduced tournament schedule between 21st September and 6 October 2026। भारत ने फीफा के साथ भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि वह किस नए टूर्नामेंट में खेले जो 21 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज फीफा आसियान कप। 7 मई को इंडिया ने एक साइन किया है यहाँ पे पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट विद फीफा टू प्ले इन द इनॉग्रल फीफा आसियान कप शेड्यूल्ड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल विंडो फ्रॉम 21 सितंबर टू 2 अक्टूबर। टूर्नामेंट का अप्रूवल अगर हम देखें तो फीफा काउंसिल अप्रूव द आसियान कप ऑन 20 मार्च 2026। फॉर्मेट अगर हम देखें तो 2 डिवीजन सिस्टम यहाँ पे रहेगा, डिवीजन 1 होस्टेड बाय इंडोनेशिया, डिवीजन 2 होस्टेड बाय हांगकांग। 14 पार्टिसिपेंट यहाँ पे रहेंगे फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड इन्वाइटेड नेशंस लाइक चाइना एंड Hong Kong. Prize money, Division 1 winner get $1 million, Division 2 will get $3 lakh, and all team receive $125,000 participation fees. बैकग्राउंड अगर हम देखें तो फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो ने अनाउंस किया था आसियान कप ऑन 22 अक्टूबर 2025 आफ्टर MOU एट द 47th आसियान समिट इन कुआलालंपुर, मलेशिया। Next question, India celebrated the 165th birth anniversary of Rabindranath Tagore, its Nobel laureate poet, on which date in 2026 according to the Gregorian calendar। भारत ने अपने नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती 2026 में ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार किस तिथि को मनाई है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज 7 मई। 7 मई 2026 को इंडिया ने सेलिब्रेट किया 165वीं बर्थ एनिवर्सरी रविंद्रनाथ टैगोर की, पॉपुलरली जिनको गुरुदेव भी कहा जाता है। उनका जो जन्म हुआ था वो 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था, टू देवेंद्र नाथ टैगोर एंड शारदा देवी। डुअल डेट इसके लिए रहती है जिसमें उनकी एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है 7 मई को अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर और 9 मई को अकॉर्डिंग टू बंगाली कैलेंडर, 25 बैशाख अकॉर्डिंग टू बंगाली कैलेंडर, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, फर्स्ट एशियन नोबेल ल्यूरेट थे ये लिटरेचर में। 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो एक पोइट थे, नोवेलिस्ट थे, प्ले राइटर थे, कंपोजर, पेंटर, फिलोसफर और एजुकेशनलिस्ट थे। एजुकेशन कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें उनका तो उन्होंने फाउंड किया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, प्रोमोटिंग क्रिएटिविटी एंड हार्मोनी विद नेचर। नेशनल एंथम इंडिया, उन्होंने भारत का नेशनल एंथम लिखा था जन गण मन 1911 में, अडॉप्टेड ऑफिशियली इन 1950। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी उनके द्वारा कंपोज किया गया था, आमार सोनार बांग्ला, एंड इन्फ्लुएंस श्रीलंकाज एंथम श्रीलंका माथा। नाइटहुड रिनाउंसिएशन उनके द्वारा किया गया था, उन्होंने अपना रिनाउंस कर दिया था टैगोर ने अपना नाइटहुड, ब्रिटिश नाइटहुड 1919 में इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर। Next question, CSIR, CRRI and BPCL were recognized by Indian Book of Record and Asia Book of Record for creating India's first road section using which innovative material? CSIR, CRI और BPCL को भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा भारत का पहला सड़क खंड किस नवाचार सामग्री का उपयोग करके बनाने के लिए मान्यता दी गई है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज जियो सेल्स मेड फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक। 7 मई 2026 को
CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को ऑनर किया गया बाय द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर क्रिएटिंग इंडियाज फर्स्ट रोड सेक्शन यूजिंग जियो सेल्स मेड फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक वेस्ट। जियो सेल्स क्या है? 3 डायमेंशनल हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर ये होते हैं जिनका की यूज किया जाता है सिविल इंजीनियरिंग में टू री एनफोर्स वीक सॉइल, improve लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनहांस रोड ड्यूरेबिलिटी। इनोवेशन की अगर हम बात देखें तो इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल पॉलीमर मटेरियल रिसर्चर्स ने यहाँ पे यूज किया रिसाइकल्ड प्लास्टिक वेस्ट टू मैन्युफैक्चर जियो सेल्स, टर्निंग डिफिकल्ट टू मैनेज प्लास्टिक इनटू ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल। सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट इसका क्या है? तो ये एड्रेस करेगा टू नेशनल चैलेंजेस जो हमारे नेशन में फेस किए जाते हैं, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी इसके द्वारा किया जाएगा और रीसाइलेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे रहेगा, और ये सपोर्ट करेगा हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को बाय रीयूजिंग वेस्ट प्रोडक्टिवली। कोलैबोरेशन यहाँ पे CRI लेड रिसर्च ये रहेगी जिन्होंने कि यहाँ पे टेस्टिंग और इंजीनियरिंग वैलिडेशन की है, जबकि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पे सपोर्ट किया है इनिशिएटिव को अंडर इट्स सस्टेनेबिलिटी गोल। ये जो प्रोजेक्ट है इनको यहाँ पे जो है वो ऑनर किया गया है फ्रॉम बोथ नेशनल एंड एशियन रिकॉर्ड अथॉरिटीज, मेकिंग अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेमोन्स्ट्रेशन इन रोड इंजीनियरिंग। Next question, the Ministry of Health and Family Welfare launched the Janani digital platform in 2026 to strengthen which healthcare services in India? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2026 में जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म किस स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए शुरू किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। 7 मई 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च्ड जननी यानी जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर डिजिटल प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। पर्पस क्या है इसका? तो इसका यहाँ पे पर्पस रहेगा क्रिएट करना कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर वुमेन ड्यूरिंग reproductive years, ensuring seamless healthcare tracking and from pregnancy to newborn and young child care। सर्विसेज कौन सी इसमें कवर की गई है? तो इसमें एंटीनेटल केयर आ जाएगा, डिलीवरी एंड चाइल्ड बर्थ सर्विसेज यहाँ पे रहेगा, पोस्ट नेटल केयर रहेगा, न्यूबॉर्न एंड होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इसमें आ जाएगी, और यंग चाइल्ड हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। बेनिफिट्स क्या इसके रहेंगे? तो इसमें इंप्रूव किया जाएगा हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, और ये एनेबल करेगा यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इन्फेंसी। मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी को इसमें रिड्यूस किया जाएगा, और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स। इम्प्लीमेंटेशन इसको आशा वर्कर्स, ANMs, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टाफ यहाँ पे जो है वो मेजर रोल प्ले करेंगे इन अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स। Next question, on May 7, 2026, which Prime Minister of Solomon Island was voted out after losing no confidence motion in Parliament? 7 मई को सोलोमन द्वीप समूह के किस प्रधानमंत्री को संसद में अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद पद से हटाया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज जेरेमिया मेनेले। 7 मई को जेरेमिया मेनेले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोलोमन आइलैंड, लॉस्ट अ नॉन कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट। वोट आउटकम अगर हम देखें तो ये पास हुआ बाय 26 वोट्स टू 22 इन 50 मेंबर पार्लियामेंट। Parliament was adjourned for the Governor General to arrange the election of a new Prime Minister। और political crisis अगर हम देखें तो सोलोमन आइलैंड में political crisis स्टार्ट हो गया था मार्च 2026 में, when multiple cabinet ministers resigned and coalition partners withdrew the support। Next question, which scientific process was used in 2026 to convert plastic waste into hydrogen fuel using sunlight? 2026 में प्लास्टिक अपशिष्ट को सूर्य के प्रकाश से हाइड्रोजन ईंधन में बदलने के लिए किस वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपयोग किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज फोटो रिफॉर्मिंग और फोटो कैटालाइसिस। 7 मई 2026 को रिसर्चर ने रिपोर्ट किया है सक्सेसफुल कन्वर्शन ऑफ प्लास्टिक वेट इनटू हाइड्रोजन फ्यूल यूजिंग सोलर ड्रिवन फोटो रिफॉर्मिंग। प्रोसेस क्या है यहाँ पे? फोटो रिफॉर्मिंग एक फोटो कैटालिटिक रिएक्शन रहेगा जहाँ पर लाइट सेंसिटिव कैटालिस्ट ब्रेक डाउन करेंगे पॉलीमर्स को। पॉलीमर्स कौन है इसमें? तो इसमें पॉलीमर्स लाइक पॉलीथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन जो है वो उनको लो टेम्परेचर में ब्रेक डाउन किया जाएगा टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, सिन गैस, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोकार्बन्स।
रिसर्च हाइलाइट अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड ने यहाँ पे की रोल प्ले किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने डेवलप किया रोबस्ट फोटो कैटेलिटिक कैटलिस्ट जो कि वर्क करेगा फॉर 260 प्लस आवर्स यूजिंग एसिड फ्रॉम ओल्ड कार बैटरीज कन्वर्टिंग द हार्ड टू रिसाइकल प्लास्टिक इनटू हाइड्रोजन एंड केमिकल्स। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड क्या करेगा यहाँ पे, इसने यहाँ पे पब्लिश किया है, पब्लिश्ड इन कैम कैटालिसिस 28 अप्रैल 2026 को स्टडीड, इनके द्वारा स्टडी किया गया है सोलर पावर सिस्टम प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन सिन गैस एंड लिक्विड फ्यूल यूजिंग नॉन टॉक्सिक कार्बन कैटलिस्ट। ग्लोबल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो विद 400 प्लस मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस एनुअली एंड ओनली 10 to 18% जो है इसमें रिसाइकल किया जाता है। ये जो इनोवेशन है ये यहाँ पे सपोर्ट करेगी सर्कुलर अपसाइक्लिंग एंड टर्निंग वेस्ट इनटू हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल यहाँ पे रहेगा, फ्यूल और फीड स्टॉक यहाँ पे आ जाता है फॉर रिफाइनिंग एंड अमोनिया प्रोडक्शन। सिन गैस जो कि कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहता है H2+CO, इसको यूज किया जाता है केमिकल सिंथेसिस एंड फ्यूल प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू प्लांट स्पीशीज नेम्ड साइफोस्टेमा एनामालियाई was discovered in May 2026 in which mountain range of India? मई 2026 में साइफोफोस्टेमा अन्नामलाई नामक नई पौध प्रजाति भारत के किस पर्वत श्रृंखला में खोजी गई है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज ईस्टर्न घाट्स। तो अभी 7 मई को बॉटनिस्ट ने डिस्कवर किया है एक नई प्लांट स्पीशीज को नेम्ड साइफोस्टेमा एनामलाई इन द सदर्न ईस्टर्न घाट ऑफ तमिलनाडु स्पेशली ऑन संजीवी हिल पिलुपुरम डिस्ट्रिक्ट। ये यहाँ पे बिलोंग करती है, ये जो स्पीशीज रहेगी ग्रे फैमिली को, विटासेई जस नेम जो है स्पीशीज का एनामलाई ऑनर्स राजश्री अन्नामलाई चितियार, फाउंडर ऑफ अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैबिटेट अगर हम देखें तो ये पाई जाती है 86 मीटर एलिवेशन इन ओपन स्कर्व वेजिटेशन विद इन अ ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आइडेंटिफिकेशन अगर हम देखें तो इसको डॉक्यूमेंट किया गया बाय प्रोफेसर एल मुल्लेनाथन, हेड ऑफ बॉटनी एट अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, हु नोटेड डिफरेंसेस इन लीफ प्रोग्रेशन एंड फ्रूट शेप कलर कंपेयर टू अलाइड स्पीशीज। पब्लिकेशन देखें तो ये जो डिस्कवरी है इसको पब्लिश किया गया फाइटोटैक्सा में मार्च 2026 में। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।